माता पिता का तिरस्कार, एक दर्द भरी कहानी। कमल किशोर का दिल बेहद परेशान था। एक ही प्रश्न रह रह कर उनको परेशान कर रहा था। उम्र के इस पड़ाव पर वे दोनों पति पत्नी अकेले किस तरह रहेंगे? कौन भाग दौड़ और सेवा टहल करेगा? फिर ब्याज व मकान किराए की सीमित आय, खर्चे कैसे पूरे होंगे? वृद्धावस्था में बीमारियां भी तो लग जाती है। बहू बेटों का साथ छोड़कर शायद उन्होंने ठीक नहीं किया, मगर वह भी क्या करते। तीनों बेटे में से एक भी उन्हें मन से रखना नहीं चाहता था। तीनों एक दूसरे पर टाल रहे थे। बात बात पर उन्हें जिल्लत झेलनी पड़ रही थी। उनके लिए वहाँ एक एक पल काटना दूभर हो गया था। जब इसी तरह उपेक्षा से रहना है तो अपने घर जाकर क्यों ना रहे, जिसे उन्होंने अपने खून पसीने से बनाया था। भले ही अकेले रहकर तकलीफ़ें उठाएंगे, यह एहसास तो रहेगा कि अपने घर में रह रहे हैं। घर की याद आते ही वे बेचैन हो उठे। बड़ी मुश्किल से 15-16 घंटों का लंबा सफ़र तय किया। 25 वर्ष पूर्व गृह प्रवेश के समय सुख की अनुभूति उन्हें हुई थी, उससे 1000 गुना ज़्यादा इस वक्त हो रही थी। उनका मकान 2 मंजिला था। नीचे की मंजिल में वह स्वयं रहते थे, ऊपर वाला किराए पर उठा दिया था। उनके आने की खटर पटर सुन ऊपर छज्जे से पीहू झांकने लगी। 6 साल की प्यारी नन्ही पीहू, उनके किराएदार कोमल और राजीव की बिटिया, उन्हें देखते ही खुशी से तालियां पीटने लगी। बाबा आ गए, अम्मा आ गई। वे जब तक आंगन में आते, नन्ही पीहू तेजी से भागती सीढ़ियों से नीचे उतरी और उनसे आकर लिपट गई। पीछे पीछे उससे छोटा चीकू भी था। कमल किशोर और उर्मिला जी उन दोनों को कसकर पकड़ लिया और फूट फूट कर रो पड़े। जब तक कोमल और राजीव भी आ गए थे। दोनों की आंखों में आश्चर्य के भाव थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि बाबा गए तो थे अपने बेटों के पास स्थायी रूप से रहने के लिए, लेकिन इतनी जल्दी वापस क्यों आ गए, और वह भी बिना कोई सूचना दिए, अकेले एकाएक अपना पूरा सामान लेकर। मगर बाबा अम्मा जिस तरह बच्चों को चूमते हुए रो रहे थे, कोमल और राजीव कुछ ना कहकर भी सब कुछ ताड़ गए। दोनों उनके समीप आकर बैठ गए और उनके हाल चाल पूछने लगे। कमल किशोर और कौशल्या जी का मन हल्का होने के बाद कोमल और राजीव ने उनका सामान उठाया और ऊपर चढ़ाने लगे। कमल किशोर ने सामान नीचे ही रखने कहा, मगर राजीव ने स्नेहपूर्वक मना कर दिया कि इतने लंबे सफ़र के बाद थक गए होंगे। वैसे भी नीचे रसोई का पूरा सामान नहीं था। वृद्ध दंपत्ति का हृदय भर आया। वह सब ऊपर आ गए। चाय नाश्ता करते हुए वे आपस में बात करने लगे। सबसे ज़्यादा पीहू और चीकू चहक रहे थे। दोनों कमल किशोर और कौशल्या जी की गोद में इस तरह उछल कूद कर रहे थे जैसे अपने सगे दादा दादी की गोद में हो। वृद्ध दंपत्ति को यह सब बेहद खुशगवार लग रहा था। पिछले 2.5-3 महीनों में उन्हें उनके अपनों ने जो घाव दिए थे, इन चंद मिनटों में ही उनकी सारी कसक भूल गए। मगर नियति ने शायद कुछ और सोच रखा था। इससे पहले कि वे आश्वस्त होकर चैन की सांस लेते, तभी पीहू ने बातों के प्रवाह में अपनी यह सूचना दे डाली कि उसके पापा ने एक घर खरीद लिया है, वहीं जाकर रहेंगे। सुनते ही कमल किशोर और कौशल्या जी देखते रह गए। एक पल को उन्हें सूझा ही नहीं कि इस उपलब्धि पर वे अपनी प्रतिक्रिया किस तरह व्यक्त करें। एक और सुख की अनुभूति हो रही थी कि उनके निश्चल सेवाभावी किराएदार का सपना पूरा होने जा रहा है। दूसरी ओर दिल भी बैठा जा रहा था
कि जिनके सहारे वे अपनी जिंदगी का कुछ हिस्सा काटना चाहते थे वह उन्हें छोड़कर चले जाएंगे। उधर कोमल और राजीव अजीब पशोपेश में पड़ गए थे। अपना घर खरीदने की उन्हें खुशी तो थी, यह जानकारी वे अपने वृद्ध मकान मालिक को देना भी चाहते थे, मगर अपनों से ठुकरा कर आए इन वृद्धजनों की जो नाजुक स्थिति इस वक्त थी, उसे देखते हुए इस बात को वह 1-2 दिन और छुपाना चाहते थे। कोमल ने तो मन ही मन निश्चय कर लिया था कि भले ही 2-3 माह का किराया और देना पड़े, 4 दिन बाद होने वाला गृह प्रवेश आगे बढ़ा देंगे। वह बाबा अम्मा का दिल से सम्मान करती थी। उसकी दोनों प्रसूतियां अम्मा जी ने स्वयं इसी घर में करवाई थी। हालांकि दोनों बार उसकी सासू माँ गांव से यथासमय आ गई थी, मगर अम्मा जी ने उनके आने से पहले ही सारी तैयारियां करवा दी थी। बाद में भी कौशल्या जी दादी की तरह ही पीहू और चीकू की देखभाल करती रही थी। अब ऐसी स्नेहमयी अम्मा से वह भला एकदम कैसे कह देती कि हम 4 दिन बाद आपको छोड़कर अपने मकान में जा रहे हैं। उसकी आंखों से बरबस आंसू ढुलक पड़े। अगले दिन पौ फटने से पहले ही अम्मा जी उठ गई। नीचे आकर वह अपने बंद घर की साफ सफाई करने लगी। खटर पटर सुनकर कोमल और राजीव भी आ गए और अम्मा जी के काम में हाथ बटाने लगे। उनका यह अपनापन को देख कौशल्या जी का हृदय भर आया। अम्मा जी अपनी रसोई भी शुरू करना चाह रही थी, मगर कोमल ने अधिकारपूर्वक मना कर दिया। रसोई का लगभग सारा सामान बाजार से लाना था। बाबा तुरत फुरत अकेले इतनी भागदौड़ कैसे करेंगे? राजीव के सहयोग से 2-3 दिनों में सारा इंतजाम हो जाएगा। अब तक बाबा उन्हीं के संग भोजन करे। वैसे भी अम्मा जी के हाथ का जायकेदार भोजन किए 3 महीने बीत गए थे। आखिर अम्मा जी को हार माननी पड़ी। दोपहर का भोजन कर बाबा नीचे आराम करने चले गए। राजीव 10 बजे बैंक जा चुका था। पीहू भी स्कूल गई थी। चीकू को थपकी देती कोमल सोच में डूब गई। बाबूजी के भावी जीवन की त्रासदी की कल्पना उसे झकझोर देती। कैसे रहेंगे वे दोनों? क्या बीत रही होगी इस वक्त उन दोनों के दिलों पर? जिन बेटों को पाल पोस कर इतना बड़ा किया, वही पराये हो गए। उनके खर्चे कैसे चलेंगे? रिटायर होने के बाद उनकी आय के साधन ही क्या थे? पीएनबी का कुछ भाग में पिछले वर्ष बड़ी पोती की शादी में खर्च कर चुके थे। सोच समझ कर रखा था बाबा ने। ऐसे स्नेहिल माता पिता को छोड़कर वह कैसे चल दे? तभी नीचे गाड़ी के रुकने की आवाज़ आई। गांव से उसके सास ससुर आने वाले थे। कोमल उठी और आंसू पोंछती नीचे आई। माँ बाबूजी कोमल के उतरे चेहरे को देखकर परेशान होकर उससे पूछने लगे कि कोमल ने हाथ के इशारे से चुप रहने का संकेत किया और ऊपर आकर उन्हें सारी बातें बताई। कोमल के ससुर कमल किशोर जी को अपना बड़ा भाई मानने लगे थे। बाबूजी बाबा की आत्मीयता देख निश्चिंत रहते थे। गांव में रहते हुए उन्हें अपने बेटे बहू की चिंता करने की कभी ज़रूरत महसूस नहीं हुई। बाबा की स्नेह भरी विनती के आगे सबको झुकना पड़ा और राजीव के घर का गृह प्रवेश हो गया। राजीव अपने घर चला गया। वह तो 2-3 माह बाद जाना चाहता था, पर बाबा ने समझाया गृह प्रवेश के बाद घर सूना नहीं छोड़ते। बाबा का घर खाली हो गया। उस पर किराए पे देना है कि तख्ती लग गई। पूरे 7-8 वर्षों बाद लगी थी यह तख्ती। राजीव के जाने के बाद बाबा को बेहद सूनापन लगने लगा था। एक सहारा था। पता नहीं अब जो किराएदार आए उनका स्वभाव कैसा हो। बाबा रोज अगले किराएदार का इंतज़ार करते। सुबह से शाम हो जाती, पर कई दिन तक
कोई किराएदार नहीं आया। अब उन्हें घबराहट होने लगी कि यदि कोई किराएदार नहीं आया तब अगले माह का खर्च कहाँ से निकलेगा। इस किराए की आमदनी का ही तो सहारा था उन्हें। घबराकर वे ऊपरी मंजिल में आए। खाली घर के उन कमरों में घूमते हुए, उसकी दीवारों पर हाथ फेरते हुए उन्हें वे दिन याद आ गए जब अपने सपनों के इस घर को बनवा रहे थे। इसकी एक एक ईंट उनकी जानी पहचानी थी। इसे बनवाते समय कितने रंगीन सपने देखे थे उन्होंने। तीनों बेटे बड़े होंगे, उनकी शादियां होंगी, नीचे एक बेटा रहेगा, ऊपर दो, कितना अच्छा लगेगा। उस वक्त पूरा घर गुलजार रहेगा। उनका बुढ़ापा चैन से कट जाएगा। नंगे फर्श पर बैठकर वह फफक फफक कर रो पड़े। बुढ़ापे में यह दिन देखने पड़ेंगे। उनसे अपनी रुलाई रोकना दुश्वार हो गया। उनकी बेटी पूजा को तो मालूम ही नहीं था कि बाबा माँ यहाँ आ चुके हैं। कल उनसे बात करने के लिए उसने बड़े भैया के घर फ़ोन लगाया था। भाभी से मालूम पड़ा बाबा माँ का मन नहीं लग रहा था, तो फिर वापस चले गए। रो रो कर पूजा का बुरा हाल हो गया। 3 माह में कम से कम 6 बार उसने फ़ोन कर बात की थी। बाबा माँ ने एक बार भी इशारा नहीं किया। करते कैसे बेटी। बाबा का गला रुंध गया। जब रहना उन्हीं के संग था, ऐसे कैसे करते शिकायत। यहाँ आने के बाद तो कैसे बताए, दूध तक बंद कर दिया है, सब्जी भी कंजूसी से खाते हैं। कितने आंशिक मन से जी रहे थे वे दोनों। एक ही चिंता खाए जा रही थी, अगले माह एफडी ना तोड़नी पड़े। निखिल की तो क्रोध से मुट्ठियाँ भीज गई। जेब से मोबाइल निकाल लिया। अभी लताड़ता हूँ तीनों को। तुरंत पूजा ने रोक दिया। जाने दो, क्या फ़ायदा ऐसे निठल्लों से कुछ कहने का। माता पिता के प्रति लेस मात्र भी दर्द होता तो क्या इस तरह व्यवहार करते। निखिल कसमसा कर रह गया। पूजा रसोई में गई। वहाँ एक सरसरी नज़र डालते ही सब ताड़ गई। उसने आंखों आंखों में इशारा किया। निखिल भी समझ गया, तुरंत बाहर निकल गया। अम्मा देख रही। बेटी दामाद का मंतव्य सोच में पड़ गई। उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था बेटी दामाद उनका खर्च उठाएंगे। बाबा व्याकुल हो उठे। पैसे देने के लिए उठकर दरवाजे की ओर बढ़े कि पूजा ने लपक कर हाथ पकड़कर बैठा दिया। कहाँ जा रहे हैं। बाबा का चेहरा एकदम कातिल हो गया। दामाद जी पैसे लेकर तो गए ही नहीं। आप भी बाबा। पूजा ने थोड़ा झुंझलाकर कहा। क्या निखिल आपके बेटे नहीं हैं? है क्यों नहीं। लेकिन बेटी जरा सोच, दामाद से यह सब अच्छा लगेगा हमें। और घुट घुट कर मन मार कर रहते हुए अच्छा लग रहा है आपको। पूजा का गला रुंध गया। इन पुराने रिवाजों को छोड़ो बाबा। 3 कमाओ बेटे, जब मुंह मोड़ ले तो क्या। बेटी दामाद भी आँख कान बंद करके बैठ जाए, छोड़ दे माता पिता को लावारिसों की तरह। चाय नाश्ता करवाकर पूजा रसोई बनाने लगी। निखिल और बाबा भी वहीं बैठकर हाथ बटाने लगे। निखिल बाबा को अपने संग चलने के लिए मनाने लगे। उनके नहीं मानने पर उन्हें एक तरकीब सूझी। यदि योजना सफल हो गई तो पूरे मान सम्मान के साथ रह सकेंगे। इसमें उसे राजीव का पूरा सहयोग चाहिए था, विशेषकर कोमल का। पूजा को भी अधिक समय देना पड़ेगा। इसमें भोजन करने के बाद वह राजीव से मिलने चला गया। 4 माह बीत गए। दोपहर के 12 बज रहे थे। पापा माँ बेहद व्यस्त थे। रिक्शा में बाबा के बड़े बेटे बहू थे। रिक्शा रुकने के साथ ही उसने घर का जायजा ले लिया। बाहर ढेर सारे स्कूटर मोटरसाइकिल, अंदर लोगों की चहल पहल। यदि पहले से उसे यह जानकारी नहीं होती कि बाबा ने ढाबा खोल लिया है तो घर पर लोगों की भीड़ देख यह समझती कि सास ससुर में से कोई एक खिसक गया। बड़े बेटे ने पिछले 4 महीनों में
एक बार भी माता पिता की खोज खबर नहीं ली थी। वह आज भी यहाँ नहीं आता, मगर पिछले हफ्ते एक रिश्तेदार के शादी में किसी परिचित ने उसे जानकारी दी कि उसके बाबा रिटायर्ड लाइफ में भी भरपूर कमाई कर रहे हैं। उसे भी ज़्यादा विश्वास नहीं हुआ था, छाती पर सांप लौट गया था। ऐस मकान बेचकर तो नहीं कर रहे। दोनों बरामदे में आकर ठिठक गए। घर में प्रवेश पहले बड़े हॉल में करते थे, वहाँ ग्राहक भोजन कर रहे थे, इसलिए उधर से जाना उचित नहीं रहेगा। जूते चप्पल उतारकर वे साइड वाले छोटे कमरे में आए। बाबा ने उसे ऑफिस बना दिया था। कमरे में कोई नहीं था। इस कमरे में अंदर आते गलियारे में ही बाबा ने उन्हें देख लिया था। बाबा और अम्मा से नजरें मिलते ही बेटे बहू ने अपने होठों पर गज भर की मीठी मीठी आत्मीय मुस्कान बिखेरी और बेटे ने आगे बढ़कर आदरपूर्वक अपने माता पिता के पैर छुए। बाबा मन ही मन मुस्कुरा दिए। बहुत मान सम्मान उमड़ रहा है बुढ़े बुढ़िया पर। वैसे उन्होंने अमित और रेखा को रिक्शे से उतरते ही देख लिया था। जानबूझकर अपने आप को व्यस्त दिखा रहे थे। उनके प्रणाम करने पर बाबा मौन रूपी चेहरे से आशीर्वाद दिए। सिर्फ 2-3 बातें पूछकर औपचारिकता निभाई और अपने काम में व्यस्त हो गए। बाबा हॉल में चले गए। अमित सोचने लगा, अपना सामान घर के किस कोने में रखे, स्नान आदि कहाँ करे। अपने ही घर में उपेक्षित से खड़े थे दोनों। अचानक से उसे वो दिन याद आ गए जब बाबा उसके घर रहने के लिए आए थे। दोनों बूढ़े इंसान अपने ही पुत्र के घर में किस तरह टुकुर टुकुर बेबसी से अपने आप में दुबके रहते थे। धरती का बोझ बोलता था अमित उन्हें। 3-4 मिनट बीत गए। बाबा, अम्मा, नौकर, किसी ने भी उनकी ओर ध्यान नहीं दिया। आखिरकार अमित अम्मा के पास गया। अम्मा, तैयार होने के लिए हम ऊपर जाते हैं। ऊपर तो कॉलेज के लड़के रहते हैं, अभी उनकी परीक्षाएं चल रही है। फिर अम्मा ने रामदीन को इशारा किया। रामदीन उन्हें किचन के बाजू वाले कमरे में ले गया। 4-5 माह पूर्व जब अम्मा बाबूजी अमित के घर रहने गए थे, रेखा किचन में झांकती तक नहीं थी। बेचारी अम्मा अकेली खटती रहती, मगर आज रेखा को किचन में जाने की बहुत जल्दी हो रही थी। आधे घंटे में ही नहा धोकर वह किचन में पहुंच गई। अम्मा जी उस वक्त वहां 2 नौकरों से टिफिन भरवा रही थी। रेखा बिना कहे नौकरों के संग काम में जुट गई। अम्मा जी ने इशारा भी किया कि यहाँ का काम तुम्हें समझ नहीं आएगा, मगर रेखा ने उनकी बात को अनसुना कर दिया और सुघड़ बहू की तरह सास के काम में हाथ बटाती है। भोजन बनाने वालियों के संग बोलने में भी उसे संकोच नहीं हुआ। संग रोटियां बेलने में भी उसे संकोच नहीं हुआ। अम्मा मन ही मन मुस्कुराकर स्टोर रूम की तरफ चली गई। रसोइयों के आते ही फटाफट हाथ चलाने लगी। तभी अचानक उसके कान खड़े हो गए और मेघा की आवाज़ आ रही थी। देवर देवरानी की आवाज़ सुनते ही वह चौंक गई। तुरंत झाँक कर देखा। उनको देख रेखा सकते में आ गई। यह दोनों कहाँ से आ गए? कहीं इनकी भी कोई प्लानिंग तो नहीं है? अंकित ने इसी वर्ष इंजीनियरिंग किया है। कल शाम से आई है यह मेघा की बच्ची। पता नहीं कौन कौन सी पट्टी पढ़ा दी होगी इसने अम्मा जी को। बाबा अम्मा शायद इसी वजह से कुछ खींचे खींचे से हैं। रेखा के लिए एक पल भी ठहरना दुश्वार हो गया। वह देवर देवरानी से मिलने का बहाना बनाकर तुरंत किचन से बाहर आई। उसे यूं एकटक प्रकट हुआ देख अनंत और मेघा बुरी तरह सकपका गए। भैया भाभी कब आ गए? इनके आने के बारे में तो बाबा माँ ने कोई जिक्र ही नहीं किया था। कहीं बाबा से कोई साठ गांठ तो नहीं कर ली है भैया ने? आशंका से अनंत की खोपड़ी में खतरे के सायरन बजने लगे। उसी समय अमित नहा धोकर कमरे से निकला। गलियारे में अपने छोटे भाई को देखते ही वह तनावग्रस्त हो गया। क्यों आ गया मेरी योजना में कहीं खलल ना लगा दे। सभी दोपहर का भोजन करने बैठे। खाते हुए अमित ने देखा
बाबा ने उसके पास जाने से पहले फ़ोन का कनेक्शन कटवा दिया था, लेकिन आज उनके पास दो दो फ़ोन थे, मोबाइल भी था। उनके फ़ोन लगातार बज रहे थे। बाबा के यहाँ खाने की ऑर्डर के लिए ही सारे फ़ोन आ रहे थे। अमित खाना खाने के साथ सोचने लगा, कम से कम हजारों छाप रहे थे बाबा रोज। खाना खाने के दौरान बाबा ने कोमल को बैंक भेज दिया था। उसके साथ ऊपर छात्रावास में रहने वाला अशोक भी था। जब तक इनका भोजन होता है, कोमल बैंक से 50,000 लेकर आ गई। बाबा ऑफिस में आए। थोड़ी देर में 3 व्यापारी आ गए। बाबा ने पहले ही फ़ोन कर दिया था। व्यापारियों का हिसाब निकाला। कुर्सी पर बैठा अमित यह सब देख रहा था। घी तेल के व्यापारी को बाबा ने करीब 17,000 का भुगतान किया। अमित फटी फटी आंखों से देखता रह गया। उसका वेतन 15,000 महीना था, यानी उसकी पगार से ज़्यादा रुपए का भुगतान बाबा एक व्यापारी को कर रहे थे, और यह भुगतान मात्र 19 दिनों की सप्लाई का था। निखिल ने बाबा को यही कार्य करने की सलाह दी। राजीव की इच्छा है कि बाबा भला इस बुढ़ापे में इतनी भागदौड़ कैसे करेंगे। निखिल ने मुस्कुराते हुए आश्वासन दिया कि सब हो जाएगा, आप बस मैनेजमेंट संभाल लेना। निखिल पूरे 2 सप्ताह रहा। इधर उधर भाग दौड़ कर उसने 12 कॉलेज छात्रों का चयन किया। यह छात्र अभी तक छोटे छोटे से एक कमरे में रह रहे थे। बाबा के घर उन्हें अच्छा खुला माहौल मिला। मनोरंजन के लिए नीचे बाबा के पास टीवी देखने आ जाते। बाबा के यहाँ उन्हें भारी फायदा और था। गांव से आने वाले उनके रिश्तेदार उनके साथ ही ठहर जाते। उनके होटल के खर्चे बच जाते। छात्रों के चयन में निखिल ने विशेष ध्यान रखा। 4 छात्र मेडिकल के थे। ज़रूरत पड़ने पर वे बाबा और अम्मा को डॉक्टरी सलाह भी तुरंत उपलब्ध करवा देते। कुछ छात्र कॉमर्स कॉलेज के थे। उनका कॉलेज सुबह रहने से घर में दिन भर चहल पहल रहती। इसके लिए निखिल ने 2 भोजन बनाने वाली बाइयों का इंतज़ाम कर दिया। अम्मा के हाथों की रसोई बहुत स्वादिष्ट बनती थी। सिर्फ मसाले निकालने और छौंक लगाने का काम करती। बाकी का सारा काम दोनों बाइयां संभालती। शुरू में सिर्फ 12 छात्रों के लिए मेस प्रारंभ हुई थी, लेकिन जब उन छात्रों के मित्रों ने भी वहां भोजन किया, तो वह भी अम्मा के पास रोज़ गुहार करते, दादी, नानक होटल का खाना अच्छा नहीं लगता, पेट खराब हो रहा है, आपके यहाँ घर जैसा खाना मिलता है, प्लीज़ दादी। उनके अनुरोध के आगे बाबा को झुकना पड़ा। छात्र बढ़ते गए, काम बढ़ता गया। कोमल इस बीच वहाँ से जा चुकी थी। कमरे में बाबा के अलावा और कोई नहीं था। अमित असली मुद्दे पर आया। बातों की एक योजना बना। उसने अपनी नज़रें बाबा के चेहरे पर टिका दी। अकेले इतना सारा काम संभालने में आपको दिक्कत आती होगी। कोई दिक्कत नहीं, बाबा ने बात पूरी होने के पूर्व ही काट दी। ऊपर रहने वाले सभी लड़के उन दोनों का बहुत ध्यान रखते थे। अपने दादा दादी की तरह बाबा माँ की सेवा करते थे। उन लड़कों के कारण ही बाबा की मेस का कारोबार बढ़ता गया था। बाबा अब उनके खाने रहने का आधा पैसा लेते। लड़के भी उन्हें दिलो जान से चाहने लगे थे। बाबा को इस उम्र में और क्या चाहिए था। शक पकाए अमित से कुछ कहते नहीं बना। थोड़ी देर की चुप्पी के बाद उसने एक बार फिर गोटी फेंकी। लेकिन बाबा, रुपयों का लेन देन, हिसाब किताब, इन कामों के लिए घर का व्यक्ति होना जरूरी है। कोमल है ना, राजीव भी सहयोग करता है, मुझे देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। क्या मतलब? अमित ने शंका का तीर छोड़ा। आप हिसाब किताब कभी चेक ही नहीं करते? क्या ज़रूरत है? राजीव स्वयं बैंक में बड़े बड़े हिसाब देखता है। फिर भी बाबा, आखिरकार वह एक पराया है। कौन कहता है कि वह पराया है? बाबा ने अपनी कठोर नज़रें उसके चेहरे पर गड़ा दी। इस बुढ़ापे में मुझे किसने सहारा दिया? उसी ने तो। बाबा की आंखें सुलगने लगी। 2-3 क्षणों की खामोशी के बाद उन्होंने रूखे स्वर में कहा, तुम लोग क्या सोचते हो, यह सारा कारोबार मैंने जमाया है, मैंने मेहनत और भागदौड़ की है।
अमित को घूरते रहे, फिर उठकर टहलने लगे। स्कीम बना देने से कोई कारोबार सफल नहीं हो जाता, उसके लिए पूंजी लगती है और भाग दौड़ करनी पड़ती है। मेरे पास पैसा बचा था क्या? इस उम्र में रसोई का इतना सारा सामान रोज रोज ले आता, रोज सवेरे सब्जी ले आता, काम वालों का इंतज़ाम कर लेता। और बाबा ने निखिल की तारीफ करते हुए बताया कि उसने जब राजीव को योजना बताई तो राजीव तुरंत तैयार हो गया। वह बाबा माँ की सेवा जान देकर भी करना चाहता था। बैंक से ताबड़तोड़ लोन दिलवा दिया। घर से उसके बाबूजी ने तो 2 भोजन बनाने वाली बाइयाँ भेज दी। राजीव के बैंक में सैकड़ों व्यापारियों के खाते थे। थोक व्यापारियों के यहाँ से घी, तेल, अनाज, मसाले सब आ जाते। सब्जी मंडी के दलालों व व्यापारियों से भी राजीव की बहुत पहचान थी। कारोबार जमाने के लिए राजीव ने 10-12 दिनों की छुट्टी ले ली। सारी मेहनत तो राजीव और कोमल की थी, फिर क्यों ना विश्वास रखो उन दोनों पर। फिर कमरे से निकलते निकलते बाबा ने असली तीर छोड़ा। तुमने तो हमें खाली हाथ अपने अपने घरों से भगा दिया था। यह राजीव और कोमल है जिसने हमें संभाला। हमारा असली बेटा तो यही है और हमारे कारोबार का आधा भागीदार भी। दोनों बेटे सिर झुकाए बैठे रहे। अपनी खुदगर्जी के कारण जो अंधेरा उन्होंने अपने माता पिता के जीवन में कर दिया था, उसकी कालिख उनके मुंह पर कलंक बनकर लग चुकी थी। उम्मीद है दोस्तों कहानी पसंद आई होगी, तो मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।